यह साल 1979 की बात है। दिसंबर का महीना था और मैदान था पर्थ का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज टेस्ट मैच चल रहा था। क्रीज पर उतरे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डेनिस लिली, लेकिन उनके हाथ में विलो का पारंपरिक बल्ला नहीं था। वो एक एल्यूमिनियम का बल्ला लेकर मैदान पे आए थे। इसे उनके दोस्त ग्राहम मोनोगन ने बनाया था। मोनोगन का मकसद तो सस्ता बल्ला बनाना था, खासकर इंडोर क्रिकेट के लिए, लेकिन लिली को इसमें मार्केटिंग का एक मौका दिखा। उस वक्त के नियम भी ऐसे किसी बल्ले को नहीं रोकते थे जो विलो के अलावा किसी और चीज से बना हो। लिली ने इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ भी 12 दिन पहले एक टेस्ट में इसी एल्यूमिनियम बल्ले का इस्तेमाल किया था। तब कोई हंगामा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बात बढ़ गई। लिली ने इयान बॉथम की एक गेंद पर 3 रन लिए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्रेग चैपल को लगा कि गेंद 4 रन के लिए जानी चाहिए थी। उन्होंने रॉटनी हॉक के जरिए लिली के पास एक लकड़ी का बल्ला भिजवाया। उसी वक्त इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रेयरली ने अंपायरों से शिकायत की। उन्होंने कहा कि धातु के बल्ले से लेदर की गेंद खराब हो रही है। लगभग 10 मिनट तक मैदान पर गर्मागर्म बहस चलती रही। इसमें लिली, ब्रेयरली और अंपायर शामिल थे। लिली ने पहले तो बल्ला बदलने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार ग्रेग चैपल खुद मैदान पर आए। उन्होंने लिली को लकड़ी का बल्ला थमाया और उसी से खेलने का निर्देश दिया। गुस्से में लिली ने एल्यूमिनियम का बल्ला पूरी 40 गज की दूरी पर पवेलियन की तरफ फेंक दिया और बेमन से विलो का बल्ला उठाया। इसी घटना पर लिली के खिलाफ कोई औपचारिक कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन इसे देश भर में खूब पब्लिसिटी मिली। कुछ महीनों के लिए कॉम्बैट नाम के उस एल्यूमिनियम बल्ले की बिक्री आसमान छू गई। लेकिन क्रिकेट के नियमों की संरक्षक संस्था मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी ने फौरन कार्रवाई की। एक नया नियम लॉ 6B4 जो अब लॉ 5.7.1 है लागू किया गया। इसमें कहा गया कि ब्लेड सिर्फ लकड़ी का बना होगा। लिली ने बाद में मजाकिया लहजे में कहा, मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम बल्ले से टेस्ट मैच में सबसे लंबा थ्रो फेंकने का विश्व रिकॉर्ड अब भी मेरे नाम है और मैं यकीन दिलाता हूं कि यह बना रहेगा। यह घटना क्रिकेट में नए प्रयोगों, व्यापार और खेल की परंपराओं के बीच तनाव को साफ दिखाती है। इसी वजह से क्रिकेट के नियमों में एक स्थायी बदलाव आया। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिकेट के बल्ले के इतिहास को, उनसे जुड़े किस्सों और विवादों के बारे में। सबसे पहले बल्ले की कहानी। क्रिकेट के बल्ले की कहानी काफी पुरानी और दिलचस्प है। आज हम जिस बल्ले को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। शुरुआती दिनों में यानी करीब 1720 के आसपास बल्ले हॉकी स्टिक जैसे दिखते थे। उसका निचला हिस्सा थोड़ा मुड़ा हुआ होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तब गेंदबाजी अंडर आर्म होती थी। गेंद अक्सर जमीन से लुढ़कती हुई या स्किम करती हुई आती थी। इस बल्ले का डिजाइन शायद क्रिकेट के पुरखे खेल क्लब बॉल से आया था। बल्ले से जुड़ा एक शुरुआती जिक्र साल 1624 का है। यह एक दुखद घटना से जुड़ा है। एक मैच के दौरान बल्लेबाज ने कैच रोकने के लिए फील्डर के सिर पर बल्ले से मारा था। इससे उसकी मौत हो गई। माना जाता है कि इसी घटना के बाद फील्डर को बाधा पहुंचाने से जुड़ा नियम लॉ 37 बना। बल्ले के आकार में बड़ा बदलाव 1771 में आया। थॉमस वाइट नाम का एक खिलाड़ी एक खास बल्ला लेकर मैदान में उतरा। इस बल्ले की चौड़ाई स्टंप्स जितनी थी। यह देखकर सामने वाली टीम हैमिल्टन के गेंदबाज और खिलाड़ी भड़क गए। इनमें तेज गेंदबाज थॉमस ब्रेट, कप्तान रिचर्ड्स नाइरेन और ऑलराउंडर जॉन स्मॉल शामिल थे। उनका कहना था कि इतने चौड़े बल्ले से किसी को आउट करना नामुमकिन है। इस मॉन्स्टर बैट के खिलाफ एक याचिका भी दायर की गई थी। व्हाइट की टीम चेल्सी वो मैच 1 रन से हार गई, लेकिन इस घटना का असर दूर तक गया। इसी के बाद बल्ले की अधिकतम चौड़ाई को लेकर पहला नियम बना कि 4.25 इंच या 10.8 सेंटीमीटर। हैरानी की बात है कि यह माप आज तक कायम है। जैसे जैसे गेंदबाजी की तकनीक बदली, बल्ले का रूप भी बदलता गया। 1750 के आसपास लेंथ बॉलिंग को कानूनी मान्यता मिली। यह अभी भी अंडर आर्म ही थी। इसके बाद बल्ले का आकार लगभग समानांतर हो गया। ये बल्ले नीचे की तरफ भारी होते थे, जिसे बॉटम हैवी कहा जाता था। फिर 1820 के दशक में राउंड आर्म बॉलिंग की इजाजत मिली। इसके बाद गेंद में ज्यादा उछाल आने लगा। इसके जवाब में बल्ले हल्के हुए। उनका स्वेल यानी बल्ले का सबसे मोटा हिस्सा ऊपर की तरफ खिसक गया। ये आज के बल्लों जैसा दिखने लगा। हालांकि इस दौर में भी बल्ले आमतौर पर विलो की लकड़ी के एक टुकड़े के ही बनते थे।
बल्ले बनाने के लिए सबसे पसंदीदा लकड़ी रही है इंग्लिश विलो। ये सख्त, हल्की और गेंद के इंपैक्टों को झेलने में सक्षम होती है। जॉन हॉटन अपनी किताब बैट, बॉल एंड फील्ड में लिखते हैं कि विलो की करीब 400 किस्में होती हैं, लेकिन क्रिकेट बैट के लिए सिर्फ सेलिक्स अल्बा कैरोलिया ही सबसे सही पाई गई। ये इंग्लैंड के कुछ खास नमी वाले इलाकों में उगती है। इसकी लकड़ी में पानी को जड़ों से पत्तियों तक तेजी से पहुंचाने के लिए पतली नालियों का जाल होता है। भारत और पाकिस्तान में कश्मीरी विलो, जिसे सैलिक्स फ्रैगिलिस का भी इस्तेमाल होता है। ये इंग्लिश विलो से ज्यादा सख्त और गहरे रंग का होता है। इसे कम टिकाऊ माना जाता है। 19वीं सदी में गेंदबाजी की गति और तकनीक बढ़ी। इसके साथ बल्ले को और मजबूत बनाने की जरूरत महसूस हुई। 1830 के दशक में बल्ले टूटने की घटनाएं बढ़ने लगी। तब बल्ले बनाने वालों ने ब्लेड में अलग से हैंडल लगाना शुरू किया। इसे स्प्लाइस्ड हैंडल कहा गया। शुरुआत में ये हैंडल ठोस विलो या ऐश की लकड़ी के होते थे। 1840 में हैंडल में स्प्रिंग डालने का पहला जिक्र मिलता है। यह शॉक सोखने और शायद शॉट में ज्यादा ताकत देने के लिए था। शुरुआत में ये वेल की हड्डी और बाद में इंडिया रबर से बनते थे। एक बड़ा बदलाव 1853 में आया। नॉटिंघम शायर के क्रिकेटर थॉमस निक्सन ने बैट के हैंडल बनाने में केन का इस्तेमाल शुरू किया। केन अपनी मजबूती, हल्केपन और लचीलेपन के कारण मशहूर हुआ था। यह जल्द ही हल्के, मजबूत बल्लों के लिए, उनके हैंडल के लिए स्टैंडर्ड बन गया। 1864 में ओवर आर्म बॉलिंग को कानूनी मान्यता मिली। इसके बाद बल्ले और हल्के हुए, ब्लेड को ज्यादा बारीकी से आकार दिया जाने लगा। हैंडल भी केन और रबर ग्रिप के साथ बेहतर और नए डिजाइन के हो गए। 1870 के दशक तक आज के क्रिकेट बल्ले का मूल आकार लगभग तय हो चुका था। चैप्टर 2, महारथियों के हथियार। क्रिकेट का इतिहास महान खिलाड़ियों से भरा पड़ा है। कई बार तो उनके बल्ले भी उतने ही मशहूर हो गए जितने कि वो खुद। ये सिर्फ खेलने के औजार नहीं थे, ये भरोसेमंद साथी थे। इन्हें बड़ी सावधानी से चुना जाता था, अपनी पसंद के मुताबिक बनवाया जाता था और ये खेल के कुछ सबसे यादगार पलों से जुड़े हुए थे। सर डॉन ब्रैडमैन का नाम क्रिकेट में बल्लेबाजी का पर्याय है। उनके बल्ले आंकड़ों को तहस नहस करने वाले हथियार बन गए थे। उनका एक बल्ला ब्लैक हीट बैट एक असाधारण कारनामे से जुड़ा है। 3 नवंबर 1931 को ब्लैक हीट म्यूनिसिपल ओवल में एक नए मेल्थवाइड पिच के उद्घाटन के मौके पर एक छोटा मैच हुआ। ब्रैडमैन ने स्थानीय टीम के लिए खेलते हुए लिथगो पॉटरी के खिलाफ रनों का अंबार लगा दिया। उन्होंने 256 रन बनाए। एक समय तो सिर्फ 3 लगातार 8 गेंदों के ओवरों में 100 रन ठोक डाले। उन ओवरों में स्कोर थे 33, 40 और 27। मैच के बाद ब्लैकवीट के मेयर पीटर सटन ने उस बल्ले को यादगार के तौर पर मांगा। ब्रैडमैन ने वादा किया कि जब वो उसका इस्तेमाल पूरा कर लेंगे तो दे देंगे। कुछ महीनों बाद बल्ला ब्रैडमैन के एक खत के साथ पहुंचा जिसमें उन्होंने अपना वादा निभाया था। खत में यह भी लिखा था कि 19 जनवरी 1932 को कैलन पार्क में एक मैच के दौरान बल्ला टूट गया था। आज म्यूजियम में रखा वो ब्लैक हीट बैट इस बात का गवाह है कि उसका कितना इस्तेमाल हुआ था। यह किस्सा न सिर्फ ब्रैडमैन की अद्भुत स्कोरिंग क्षमता को दिखाता है बल्कि उनकी ईमानदारी को भी। जॉन हॉटन अपनी किताब बैट, बॉल एंड फील्ड में ब्रैडमैन के बारे में एक और दिलचस्प किस्सा बताते हैं। जनवरी 1978 में 69 साल की उम्र में ब्रैडमैन एडिलेड में अपने एक दोस्त डॉक्टर डोनाल्ड बियर्ड के घर पर थे। बियर्ड के घर के पिछवाड़े में एक नेट लगा था। वहां बियर्ड के किशोर बेटे और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेफ थॉमसन भी मौजूद थे। थॉमसन को जब पता चला कि ब्रैडमैन बल्लेबाजी करने वाले हैं तो उन्होंने कहा, अगर ब्रैडमैन बैटिंग कर रहे हैं तो मैं बॉलिंग करूंगा। थॉमसन ने पहले तो लेग ब्रेक फेंकने का सोचा ताकि ब्रैडमैन को कोई चोट ना लगे, लेकिन जैसे ही ब्रैडमैन ने खेलना शुरू किया थॉमसन का रनअप लंबा होता गया और हाथ तेजी से घूमने लगा। हॉटन लिखते हैं कि थॉमसन ने बाद में बताया, ऐसा लग रहा था जैसे ब्रैडमैन ने कोई कवच पहन रखा। वो अजय थे। चश्मे पहने वो छोटा सा बूढ़ा आदमी अचानक डॉन ब्रैडमैन द ह्यूज मैन थ्रैशिंग मशीन में बदल गया था। 20 मिनट की उस अद्भुत बल्लेबाजी में उन्होंने एक भी गलत शॉट नहीं खेला। लंच पर ब्रैडमैन ने थॉमस से कहा, जेफ मुझे उस पारी में मजा आया लेकिन मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, और लगता है उन्होंने कभी किया भी नहीं। अगले दिग्गज की बात करें तो सचिन तेंदुलकर का एमआरएफ ब्रांड का साथ लंबा जुड़ाव जगजाहिर है। सचिन की शानदार सफलता ने इस ब्रांड को क्रिकेट बल्लों में एक आइकॉनिक नाम बना दिया।
वो भारी बल्ले पसंद करने के लिए जाने जाते थे। उनका वजन आमतौर पर 1.42 किलोग्राम से 1.47 किलोग्राम के बीच होता था। ये उच्च गुणवत्ता वाली इंग्लिश विलो से बने होते थे। इन बल्लों में चौड़ा ब्लेड, छोटा हैंडल और मोटे किनारे होते थे। सचिन अपनी पसंद के अनुसार बल्ले बनवाने पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। वो अक्सर अपने बल्ले थोड़े छोटे करवाते थे, हैंडल पर ग्रिप की अतिरिक्त परतें चढ़वाते थे। उन्होंने अपने खास हिटिंग जोन के हिसाब से बल्ले के स्वीट स्पॉट को भी बदलवाया था। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ चेन्नई टेस्ट के दौरान एक यादगार घटना उनके बल्ले से जुड़ी है। कमर दर्द से जूझते हुए सचिन ने 136 रन बनाए थे, हीरोइक पारी खेली थी। बीच पारी में उनका भरोसेमंद बल्ला टूट गया। उन्होंने बिना किसी घबराहट के दूसरा बल्ला मंगवाया और अपनी बल्लेबाजी जारी रखी। बल्ले का टूटना युद्ध में हथियार के घिसने का प्रतीक माना गया। एक और थोड़ी अलग कहानी 1996 वर्ल्ड कप की। वहां सचिन को बिना किसी स्पॉन्सर के स्टिकर वाले बल्ले से खेलता देखा गया था। ऐसे ही कपिल देव की 1983 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन की नाबाद पारी क्रिकेट इतिहास में दर्ज है। इस पारी में भारत को 17 रन पर 5 विकेट की नाजुक स्थिति में उबारकर ऐतिहासिक जीत का रास्ता दिखाया था। जिस बल्ले से उन्होंने यह असाधारण प्रदर्शन किया वो भी चर्चा का विषय रहा है। कुछ जगहों पर और यहां तक कि 83 जैसी फिल्मों में भी यह दिखाया गया कि उन्होंने मंगूज बैट का इस्तेमाल किया, लेकिन ज्यादा जानकारी वाले सूत्रों से पता चलता है कि बल्ला असल में स्लेंजेंगर WG था। यह स्लेंजेंगर का एक नया शोल्डरलेस मॉडल था। इसका ब्लेड उस समय के ज्यादातर बल्लों से छोटा था। डिजाइन का मकसद बल्ले का कुल वजन बनाए रखते हुए हिटिंग एरिया में अतिरिक्त पावर देना था। फिल्म 83 में एक सीन है जहां कपिल देव लंच ब्रेक के दौरान अपने साथी यशपाल शर्मा से अपनी तलवार स्लेंजेंगर WG का जिक्र करते हुए उसको लाने को कहते हैं। मास्टर ब्लास्टर सर विवियन रिचर्ड्स ने अपनी निडर आक्रामकता और ताकत से बल्लेबाजी में क्रांति ला दी थी। जो बल्ले वो इस्तेमाल करते थे वो इसी विध्वंसक रवैये का सबूत थे। वो डंकन फर्नली के बल्ले के इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते थे। उनके नाम पर एक DFVR मॉडल भी था। वो स्टुअर्ट सारिज जंबो के नाम से भी मशहूर हुए थे। ये बड़े बल्ले की शुरुआती उदाहरणों में से एक था। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर अपनी बेदाग तकनीक और जबरदस्त एकाग्रता के लिए जाने जाते थे। अपने शानदार करियर में आखिर में वो सेंस पेरिल्स ग्रीनलैंड्स यानी SG के बल्लों से जुड़े थे, खासकर SG सनी टोनी मॉडल से। ये खिलाड़ी ब्रांड जुड़ाव काफी मजबूत था। SG ने गावस्कर के 70वें जन्मदिन पर 236 सनी टोनी बल्लों का कलेक्टर एडिशन भी लॉन्च किया था। यह संख्या उनके सर्वोच्च टेस्ट स्कोर को दर्शाती थी। खास बल्लों के अलावा गावस्कर कुछ खास आदतों के लिए भी जाने जाते थे। उन्हें दाहिने पैड और जूते से पहले बायां पैड और बायां जूता पहनने की आदत थी। चैप्टर 3 विवादों के बल्ले। क्रिकेट का बल्ला सिर्फ रन बनाने का औजार नहीं रहा, ये कई बार विवादों का केंद्र भी बना। जैसा कि हमने डेनिस लिली के एल्यूमिनियम बल्ले के किस्से में देखा, MCC ने तुरंत नियम बदलकर यह साफ कर दिया कि बल्ले का ब्लेड सिर्फ लकड़ी का ही होना चाहिए। लेकिन यह अकेला मामला नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग 2006 में एक बड़े बल्ले विवाद के केंद्र में आ गए। पोंटिंग को लेकर यूं भी कहा जाता है कि उनके बल्ले पर स्प्रिंग लगा होता था। असलियत में पोंटिंग कुकाबुरा के बल्ले इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे बीस्ट और कहूना मॉडल। इनमें ब्लेड के पिछले हिस्से पर कार्बन ग्रेफाइट की एक पतली पट्टी लगी होती थी। कुकाबुरा का दावा था कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल मुख्य रूप से बल्ले की मजबूती बढ़ाने और टूटने से रोकने के लिए था। लेकिन MCC ने चिंता जताई। उन्हें लगा कि ग्रेफाइट की पट्टी पोंटिंग को उनके शॉट्स में अतिरिक्त ताकत देकर गलत फायदा पहुंचा रही थी। MCC ने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC तक पहुंचाया और अपने टेस्ट भी किए। काफी जांच पड़ताल के बाद MCC ने कहा कि ग्रेफाइट वाले ऐसे बल्ले अवैध थे। माना गया कि ये बल्ले की हिटिंग पावर को पारंपरिक विलो ब्लेड के लिए तय सीमा से ज्यादा बदल देते हैं। नतीजतन इस तकनीक वाले कुकाबुरा मॉडल क्रिकेट में इस्तेमाल के लिए बैन कर दिए गए। T20 के दौर में जहां पावर हिटिंग पर जोर है, मंगूज बल्ला एक क्रांतिकारी प्रयोग के तौर पर उभरा। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू हेडन ने IPL में इसका खास इस्तेमाल किया। मंगूज MMI3 में पारंपरिक बल्लों की तुलना में 43% लंबा हैंडल और 33% छोटा ब्लेड था। इससे लकड़ी हिटिंग जोन में केंद्रित हो जाती थी। हेडन ने बताया था कि कैसे उनके चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी शुरुआत में इस बल्ले से डरे हुए थे। हेडन को इस तरह के बल्ले का इस्तेमाल करने की प्रेरणा बेसबॉल बैट से गेंद मारने के अनुभव से मिली थी। इसका नतीजा तुरंत और शानदार मिला। CSK के लिए दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ एक IPL मैच में उन्होंने 19 रन पर मंगूज मंगवाया और सिर्फ 43 गेंदों में 93 रन ठोक दिए। हालांकि
इसकी रक्षात्मक कमियां थी। छोटा ब्लेड कुछ खास शॉट खेलना मुश्किल कर देता था। आखिरकार इसकी लोकप्रियता कम हो गई। आईसीसी ने मंगूज बल्ले पर भी बैन लगा दिया। बल्ले से जुड़े विवाद सिर्फ सामान और आकार तक सीमित नहीं रहे, कभी कभी तो उनका रंग रूप भी बवाल खड़ा कर देता है। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने 2016-17 बिग बैश लीग में एक खास काले रंग के बल्ले का इस्तेमाल करके सबका ध्यान खींचा। मैच अधिकारियों ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को रिपोर्ट दी कि बल्ले पर लगी काली कोटिंग सफेद मैच गेंद पर निशान छोड़ रही है। सिर्फ एक मैच के बाद रसेल को उस बल्ले का इस्तेमाल करने की मंजूरी वापस ले ली गई। इसी तरह क्रिस गेल ने 2015 बीबीएल सीजन में एक सुनहरे रंग का बल्ला इस्तेमाल किया। इसके अनोखे रंग रूप के कारण फैंस और कमेंटेटरों के बीच अटकलें लगने लगी कि बल्ले में धातु या कोई और अवैध चीज हो सकती है। हालांकि बैट निर्माता स्पार्टन ने फौरन साफ किया कि सुनहरा रंग सिर्फ दिखावटी था और बल्ला सभी नियमों का पालन करता था। बल्ले के डिजाइन में एक और दिलचस्प प्रयोग स्कूप था। जॉन हॉटन बैट बॉल एंड फील्ड में बताते हैं कि 1970 के दशक में बल्ले का स्वीट स्पॉट बड़ा करने के लिए निर्माताओं ने बल्ले के पिछले हिस्से में लकड़ी हटाना शुरू कर दिया था। इससे स्कूप बने। ग्रे निकोल्स का स्कूप इस दौर का एक मशहूर डिजाइन बन गया। इयान चैपल और ग्रेग चैपल जैसे खिलाड़ियों ने इसका इस्तेमाल किया। इन घटनाओं से साफ पता चलता है कि क्रिकेट के इतिहास में हमेशा से ही खिलाड़ियों और निर्माताओं की बेहतर प्रदर्शन की चाह और अधिकारियों के खेल भावना बनाए रखने के इरादे के बीच एक खींचतान चलती रही है। मैदान की गहमागहमी और बल्लों के डिजाइन की माथापच्ची से परे क्रिकेट बैट कई अजीबोगरीब अंधविश्वासों और अनोखे यादगार पलों का भी केंद्र रहे हैं। बल्लेबाजी में दिमाग का खेल बहुत मुश्किल होता है। कई खिलाड़ी खुद पर काबू रखने या किस्मत चमकाने के लिए कुछ टोटके या खास आदतें बना लेते हैं। इनमें अक्सर उनके बल्ले भी शामिल होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज नील मैकेंजी का एक बहुत ही अजीब बैट से जुड़ा टोटका था। पहली पारी से पहले उनकी एक खास आदत थी, वो ड्रेसिंग रूम की छत पर अपने बल्ले को टेप से चिपका देते थे। वो उसे तभी नीचे उतारते थे जब उनकी बल्लेबाजी की बारी आती थी। आउट होने पर वो बड़ी सावधानी से उसे वापस वहीं चिपका देते थे। कुछ खिलाड़ियों का अपने बल्लों से इतना गहरा लगाव होता है कि वो किसी और को उसे छूने तक नहीं देते। एक क्रिकेटर ने अपने एक पुराने साथी के बारे में बताया, वो युवा बल्लेबाज अपने बल्ले को लेकर इतना पक्का था कि अगर कोई उसे छू भी लेता तो उसे नया बल्ला लेना पड़ता था। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर ग्रेस हैरिस अपने बल्लों को नंबर देने के बजाय अपने पसंदीदा बर्गर के नाम पर रखती हैं। मैक क्रिस्पी और जिंगी स्टैकर जैसे बल्ले उनके किट में शामिल रहे हैं क्योंकि उन्हें बर्गर पसंद है। एक महिला बिग बैश लीग मैच के दौरान हैरिस का बल्ला मैक क्रिस्पी टूटने लगा। जब एक साथी ने पूछा कि क्या उन्हें दूसरा बल्ला चाहिए तो हैरिस ने मशहूर जवाब दिया, नहीं रहने दो, मैं फिर भी मार दूंगी। और फिर उन्होंने अगली ही गेंद पर जोरदार छक्का जड़ दिया जबकि बल्ले का हैंडल ब्लेड से पूरी तरह से अलग हो चुका था। कभी कभी मैदान पर कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं भी हो जाती हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया दौरे 1986-87 का एक मशहूर किस्सा इयान बॉथम से जुड़ा है। कहा जाता है कि देर रात पार्टी करने के बाद हैंगओवर से जूझ रहे बॉथम एक फर्स्ट क्लास मैच में बिना बल्ला लिए ही क्रीज तक पहुंच गए थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब विपक्षी खिलाड़ियों ने उनसे पूछा। हैरानी की बात है कि अपना विलो लाने के बाद उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में 48 रन ठोक दिए। ऐसी ही एक हालिया घटना में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फवाद अहमद एक शेफील्ड शील्ड मैच में पूरी किट पहनकर बल्लेबाजी करने निकले, लेकिन अपना बल्ला पवेलियन में ही भूल गए। बिग बैश लीग 2024-25 सीजन के एक मैच में डेविड वार्नर के साथ एक दर्दनाक और अजीब दुर्घटना हुई। जैसे ही उन्होंने एक शॉट खेला उनका बल्ला टूट गया और टूटा हुआ हैंडल घूमकर उनके ही सिर पर जा लगा। आधुनिक युग में बल्ले की वैधता पर बढ़ी सख्ती के कारण भी मैदान पर छोटे मोटे नाटक देखने को मिले हैं। MS धोनी ने एक IPL मैच के दौरान अंपायर के गेज से अपना बल्ला खुद नापा था जब वो शुरुआती जांच में फेल हो गया था। कभी कभी बल्ला खेल के औजार से कहीं ज्यादा खतरनाक भूमिका भी निभा जाता है। 1997 में टोरंटो में पाकिस्तान और भारत के बीच सहारा कप मैच के दौरान एक चौंकाने वाली घटना हुई। पाकिस्तानी बल्लेबाज इंजमामुल हक, जो आमतौर पर अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, एक भारतीय दर्शक से बेहद नाराज हो गए। वो दर्शक लगातार मेगाफोन से उन्हें चिढ़ा रहा था, बार बार उन्हें आलू कह रहा था। धैर्य खोकर इंजमाम कथित तौर पर 12वें खिलाड़ी से बल्ला मंगवाने के बाद उस दर्शक की ओर स्टैंड्स में दौड़ पड़े। सुरक्षा कर्मियों और साथियों को उन्हें रोकना पड़ा। ये किस्से दिखाते हैं कि क्रिकेट का बल्ला सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं है, ये यादों का खजाना है। ब्रैडमैन की महारत से लेकर लिली के विद्रोही एल्यूमिनियम बल्ले तक
खिलाड़ियों के टोटकों से लेकर नियमों को बदलने वाले डिजाइनों तक बल्ला क्रिकेट की कहानी का एक अटूट हिस्सा रहा है। और जैसे जैसे खेल विकसित होता रहेगा, इसके सबसे अहम औजार से जुड़ी कहानियां भी बढ़ती रहेंगी। आपको क्या लगता है, बल्लों से जुड़ा अगर आपके जहन में कोई किस्सा या जिक्र हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरगांव को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।